हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है मैक्सिको के कुछ जवानों को दिखाते हुए जो अपने मिशन खत्म करने के बाद वेकेशन के लिए जा रहे हैं। इसमें सबसे हायर पोस्ट पर था कैप्टन मैक्स, जिसकी जांबाजी के किस्से हर जगह मशहूर हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि आगे घात लगाए कुछ लोग बैठे हैं जो इनकी कार को एक मोड़ पर आते ही टक्कर मार देते हैं और फिर इन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन ये सभी एक ट्रेन जवान थे और ऐसी सिचुएशन में क्या करना इन्हें अच्छे से पता है। उसी का फायदा उठाकर इन्होंने उन सभी को ढेर कर दिया और फिर उन्हीं के हथियारों से सभी को मारकर खत्म कर दिया। लेकिन ये सब आखिर हो क्यों रहा है? इन सब के पीछे की वजह क्या है और ये लोग कौन थे जो अपने देश के जवानों पर हमला क्यों कर रहे हैं? इन सारे सवालों को जवाब को ढूंढने के लिए चलते हैं कहानी के पिछले हिस्से में, जहां हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें बेटी का नाम है कार्ला और माँ का नाम है लूसिया। ये लोग सुबह सुबह शहर की ओर जा रहे हैं क्योंकि कार्ला का अबॉर्शन करवाना है। इस चीज के लिए वो बहुत डर रही है, लेकिन लूसिया उसे ऐसे समय में अकेला नहीं छोड़ना चाहती बल्कि उसका साथ देती है। दोनों ही बाइक से निकल जाते हैं, पर बीच में कार्ला को वोमिटिंग जैसा फील होता है। वो बाइक को थोड़ी देर वहीं रोकती है, लेकिन तभी अचानक से कार्ला को उन खेतों में कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों फौरन लोकल अथॉरिटीज के पास पहुंचते हैं ताकि इस बारे में उन्हें खबर दे सके। जैसे ही वो बाहर खड़े कुछ ऑफिसर को चीजों के बारे में बताना शुरू करती हैं, कुछ गुंडे आकर उन्हें जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। इससे वहां पर काफी चिल्लम चाली हो जाती है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें छुड़ा सके, यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर की भी नहीं। पर एक इंसान था जो ये सब देखकर कैफे से बाहर निकला। ये था कैप्टन मैक्स, जो उन दोनों लड़कियों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। उसके साथ ही उसे ये कहकर रुकने को कहते हैं कि वो जोसेफो के गैंग के आदमी है जिसका यहाँ पर सिक्का चलता है। पर मैक्स को इन सब चीजों से घंटा फर्क पड़ता है। वो जाकर सीधा उनसे भिड़ गया और पलक झपकते ही सभी को ढेर करके जोसेफो के भाई रोमन को अपनी बंदूक की नोक पर ले लेता है। हालांकि इतने में वहां पर पुलिस आ गई, जिसने मैक्स को कहा कि वो बंदूक को नीचे करे, वो ऐसे किसी को मार नहीं सकता। अब सभी रोमन की साइड ले रहे थे, पर जब मैक्स ने अपना आर्मी कार्ड उनकी ओर फेंका तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने फौरन रोमन को कब्जे में ले लिया। यहाँ तक कि जो बचे हुए बंदे थे रोमन के, वो भी जानकर हैरान थे कि ये कौन आर्मी मैन है जो हमसे नहीं डरता। खैर, इसके बाद कार्ला मैक्स को सब कुछ बता देती है जो कुछ भी उन्होंने देखा था। तो ये लोग फौरन उस जगह पर पहुंचे और पूरी जगह को सील करके हर चीज की शिनाख्त की गई। कार्रवाई में पता लगा कि खेत के बीच में कुछ जवानों को मारकर बड़ी ही बेरहमी से गाड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी उनकी बॉडी पूरी तरह से गली नहीं है, इसीलिए उन्हें आसानी से पहचान लिया जाता है और फिर उनके परिवार को उनकी आखिरी निशानी सौंप दी जाती है। लेकिन ये किया किसने? क्या कुछ भयानक हुआ था पिछले बीते कुछ दिनों में जिसका परिणाम इन जवानों की मौत थी? काफी छानबीन और कुछ खुफिया जासूसी से पता चला कि ये काम जोसेफो के कार्टेल ने किया है, जिन्हें खत्म करने के लिए सोल्जर गए थे, लेकिन गैंग वालों ने इन्हें ही मार कर गाड़ दिया। मतलब आर्मी सोल्जर को मारकर गाड़ना कितनी बड़ी बात होती है। अब जब ये न्यूज़ बाहर आ गई तो सार्जन और सेंट्रल सेक्रेटरिएट के बीच में मीटिंग होती है, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि अब बहुत हो गया, उन्हें कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। इस बार किसी ऐसी टीम को भेजना पड़ेगा जो इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ सके। इसीलिए सार्जन कैप्टन मैक्स का नाम लेते हैं, जो उनकी फोर्स में सबसे शातिर और जाबाज सिपाही है। मैक्स को काफ़ी ऐसे कॉम्बैट फाइट का भी तजुर्बा है, तो सेक्रेटरी उसकी बात को मान जाते हैं। फिर मैक्स और उसकी टीम को यह जिम्मा सौंप दिया जाता है। उन्हें जितनी जल्दी हो सके जोसेफो के कार्टेल यानी कि उसकी गैंग और उसके जितने भी लोग थे सभी को जड़ से खत्म करना था। अब वो राजी तो हो जाता है। इधर हम जोसेफो को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ, कि तभी उसके पास भाई रोमन आकर पीछे से हो रही सारी गतिविधियों के बारे में बताता है, कैसे उनके करे गए कुछ कांडों के बारे में आर्मी को पता लग गया और ये सब सिर्फ एक कैप्टन मैक्स नाम के सोल्जर की वजह से हुआ है। उसने कहा कि पहले तुम उस परिवार को उठा लो जिसने उन्हें सब कुछ बताया है। इधर हम सोल्जर को देखते हैं जो अपने मिशन की पहले से तैयारी कर रहे थे। दरअसल उन्हें मारानो नाम के बंदे को पकड़ना है जो कि सभी रैकेट को बड़ी ही फ्रीली तरीके से चलाता है, जिसने मैक्स अपनी टीम को सारी जानकारी देता है कि हमें कल ही उसे पकड़ना होगा क्योंकि हमारे पास एक लीड है और वो लीड ये है कि वो बीच साइड एक कैफे में मिल सकता है। इसके लिए सभी तैयार हो जाते हैं। अगले दिन आने पर सभी उस जगह के लिए निकलते हैं जहां खबर के मुताबिक मारानो एक डील कर रहा था कि तभी मैक्स की टीम वहां पहुंच गई और बड़ी ही आसानी से उसे पकड़ लिया गया बिना किसी खून खराबे के। और इस चीज की खुशी सबसे ज्यादा तो मैक्स को होती है, पर उसके टीम मेंबर चाहते हैं कि उन्हें अब कुछ दिन के लिए ऑफ ड्यूटी कर दिया जाए। वो बड़े टाइम से ऑन ड्यूटी है, अब तो मिशन भी उन्होंने पूरा कर लिया है। इसकी दरख्वास्त को लेकर वो मैक्स सार्जन के पास जाता है। तो पहले तो बहुत खुश था कि उन्होंने बिना किसी पैनिक सिचुएशन के मारानो को पकड़ लिया, जो कि एक बहुत बड़ा लीडर था। इसके लिए बदले में वो उसकी टीम को 3 दिन का ऑफ देते हैं।
लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि उन्हें इसी शहर में रहना होगा, बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है। अब मैक्स जब इस चीज़ को अपने साथियों को बताता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फौरन तैयार होकर मस्ती के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि यही तो अब असली मिशन शुरू होने वाला है, जिसमें अगर हल्की सी भी चूक हुई तो इन सब का खेल खत्म। लूसिया और कार्लो दोनों ही बहुत घबराए हुए होते, क्योंकि एक तो कार्ला का ऑपरेशन नहीं हुआ, दूसरी चीज अब उन्हें जान का भी खतरा है। वो अभी थोड़े टाइम तो घर में ही रहेंगे, लेकिन इतने में उनके गेट पर नॉक होता है। जैसे ही कार्ला गेट खोलती है, कुछ लोग आकर उसकी और उसकी माँ को पकड़ लेते हैं। ये लोग कौन है ये आपको पहले से पता होगा। इस बीच एक और खतरनाक ट्विस्ट आता है इस स्टोरी में। जब हम जोसेफो को देखते हैं तो वो अपनी कार में किसी का इंतजार कर रहा है। इतने में उस शख्स की कार आ गई जिसका वो इंतजार कर रहा था, और ये कोई और नहीं बल्कि सेक्रेटरी ही था। जी हाँ दोस्तों, जो उसे मैक्स की टीम की सारी लोकेशन दे देता और कहता है कि इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए, वरना अगर ऐसा हुआ तो उसकी जॉब खतरे में आ सकती है। इसीलिए जोसेफो उसे पैसे भी देता है, लेकिन वो लेने से इनकार कर देता है। लेकिन आखिर सेक्रेटरी इतना घिनौना काम क्यों कर रहा है? इस बीच हम दूर रोमन को खड़ा पाते हैं, जो इन सारी चीजों को कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। अब जब सेक्रेटरी वहां से चला जाता है तो रोमन उसके पास आता और जोसेफो पूछता है क्या सब कुछ रिकॉर्ड हो गया? तो वो अपना सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ, सब हो गया। दरअसल ये जोसेफो की एक चाल थी, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा आपको कुछ देर में पता लगेगा। फिलहाल अब हम आ जाते हैं कैप्टन मैक्स पर, जो एकदम चिल होकर अपनी टीम के साथ वेकेशन मनाने के लिए जा रहा है। तभी उनकी कार एक और कार से टकरा जाती है और ये वही दृश्य होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जैसे कि आपको पता है कि इन लोगों ने उनके हथियारों से उन्हें खत्म कर दिया। ये तो बस एक ट्रेलर था, क्योंकि उसी दौरान मैक्स को उन दुश्मनों के रेडियो से जानकारी मिलती है कि वो बस आ रहे, और तब तक उन्हें कंट्रोल में रखे। इतना सुनते ही मैक्स को सभी को छुपने को कहता है। लेकिन दोस्तों अब देर हो चुकी है, क्योंकि रोमन अपने लोगों को लेकर पहुंच गया और जो इन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे। दरअसल ये एक सुनसान जंगल है जहां पर बहुत ही कम कार आती जाती है, तो ऐसे में इनके बचने के चांसेस बहुत ही कम है। इन्हें जो कुछ भी करना होगा खुद के सर्वाइवल के लिए वो खुद ही करना होगा, और ये ध्यान में रखना होगा कि बंदूक में गोलियां सिर्फ लिमिटेड है, लेकिन सामने वालों के पास अनलिमिटेड गोलियां हैं, तो उसका ध्यान रखना। लेकिन ये सभी ठहरे ट्रेन सोल्जर, जो ये सभी अपने अपने समय का इंतजार करते हैं, और जैसे ही वो सभी दूसरी बार रिलोड करने के लिए रुकते हैं, ये सभी खड़े हो गए और एक एक करके जितनी भी लोग थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पर रोमन था, उसके अंदर अभी भी जान बची थी, तो वो अपनी आखिरी सांसें गिनने से पहले उसे अपने बड़े भाई को एक वॉइस नोट भेज दिया। उसने कहा कि उसने सभी को मार दिया, भाई आप उसे मत छोड़ना। इतना कहते ही वो मारा गया, और जब इन लोगों को पता लगा कि खतरा टल चुका है, टीम बाहर आती है। लेकिन जब इन्हें ये पता लगता है कि रोमन ने अपने भाई को वॉइस नोट भेज दिया है, तो इनकी हालत और टाइट हो जाती है, क्योंकि वो अपने भाई का बदला लेने के लिए अपनी पूरी फौज लेकर यहीं आ रहा होगा। इनके पास तो प्रोटेक्शन के लिए कोई भी गियर्स वगैरह भी नहीं है, ना ही कोई ढंग के हथियार है जिससे ये उनसे लड़ सके। अब इनके पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो पीछे अपने बेस पर लौट जाए, वहां से 23 किलोमीटर दूर है, या फिर बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे सिटी चले जाए जो यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। बड़े ही सोच विचार करने के बाद मैक्स अपने बेस पर कॉल करके उन्हें सब कुछ बताता है, कैसे वो लोग वेकेशन के लिए आए थे, कैसे उन पर हमला हुआ, सब कुछ। और वो उनसे कहता है कि अब हम बॉर्डर क्रॉस करने जा रहे हैं, जहां तक पहुंचने में हमें कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे। तब तक तुम लोग हमारे लिए जल्दी से कोई मदद भेज दो। उसके साथ ही उसकी सारी बातों को गौर से सुनते हैं और फिर उसे आश्वासन देते हैं कि वो जल्दी ही उन तक पहुंच जाएंगे। इतना कहने के बाद वो अपनी टीम को लेकर जंगल के अंदर चला गया और सबसे आसान तरीका यानी कि नदी के सहारे से आगे बढ़ना शुरू करता है। इधर जोसेफ को जब वो वॉइस नोट पहुंचा तो वो तुरंत ही अपने भाई की लोकेशन पर गया, लेकिन जब उसे अपना मरा हुआ भाई दिखा तो उसके अंदर बदले की आग जाग उठती है। जोसेफो को पता था कि ये काम किसका है। उसने अपने कुछ सबसे खास आदमियों को मैक्स के पीछे लगा दिया ताकि वो उसे जल्दी से पकड़कर उसके पास लाए और वो उसे वो सजा दे सके जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची। पर वहां मैक्स तो तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर अब नहीं, क्योंकि उसने अपने सामने आते हुए जोसेफो की टोली को देख लिया है, जिस पर उन्होंने 2-3 शॉट तो मारे, पर उनके पास एमो बेहद ही कम है। ऐसे में वो वेस्ट नहीं कर सकते। वो उसी नदी के सहारे से छुप छुप कर आगे बढ़ते हैं। पर जब मैक्स को लगा कि अब चीज़ें खराब होने लगी है तो उसने अपनी टीम मेंबर से कहा कि हमें अलग हो जाना चाहिए ताकि हम दोनों तरफ से उन्हें घेर सकें। सभी अपने कैप्टन की बात को मानते हैं, फिर अलग अलग होकर एक स्पॉट पर एम कर लेते हैं। जैसे ही वो सामने वाले आगे बढ़ते हैं, ये सिर्फ एक को छोड़कर सभी को खत्म कर देते हैं। दरअसल वो लड़की थी जो वहां से भागने में कामयाब हो गई, लेकिन इन्हें पता चल चुका है कि असल में इन लोगों को उनके मोबाइल फ़ोन से ट्रैक किया जा रहा है और ये काम किसी अपने ने किया है। तो कैप्टन ने सभी का फ़ोन वहीं छोड़ने के लिए कहा। फिलहाल इनके 2 साथी घायल हो चुके हैं, पर जवानों के लिए ये आम बात होती है, इसीलिए उन्होंने अपने घरेलू तरीके से उसके खून को रोक लिया और फिर खड़े हो गए। लड़ने के लिए यही उनका जज्बा है।
और यही जवानों का जज्बा होता है। उधर जो लड़की बच गई वो भागते हुए बाहर जा रही थी, तभी जोसेफो उसे मिल गया, जो अपने साथ ही पूरी आर्मी लेकर आया था उन्हें मारने के लिए। लेकिन जब उसे पता लगा कि उसकी टीम ने उसके सबसे होनहार लोगों को मौत के घाट उतारा है, तो उसे अंदाजा हो जाता है कि जरूर सामने वाला अपने बराबर का है, और इस बार बराबर वाले से टक्कर हुई है। अब थोड़ी देर में टीम जैसे तैसे छुपते छुपाते हुए एक स्पॉट पर पहुंचती है, जहां से उन्हें थोड़ी दूरी पर एक कैंप मिलता है जो जोसेफो का काटल था। ऐसा मैक्स का कहना था, इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि अगर हम उस पर हमला करके अंदर चले गए तो थोड़े बहुत हथियार मिल ही जाएंगे, जिससे ये कुछ और देर सरवाइव कर सकेंगे। सभी प्लान के मुताबिक नीचे गए और एक एक करके गेट को तोड़कर अंदर घुस गए, जहां जोसेफो के कुछ लोग थे जिन्हें इन लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। लेकिन तभी इन्हें वहां पर 2 लड़कियां दिखी जो बेहद ही खस्ता हालत में थी। उनके साथ शारीरिक अत्याचार किया गया था, और वो भी कई दिन से। दरअसल ये दोनों लूका और काला थी, जिन्होंने मैक्स को पहचान लिया, और इसीलिए उसने उनके सामने हाथ जोड़कर शुक्रिया किया कि उन्होंने उसकी जान बचाई। पर इन्हें कहाँ पता था कि उनकी जान खुद खतरे में है अभी तो। अब इनके लिए एक चीज़ बेहतर थी कि इन्हें वहाँ पर कुछ तो हथियार मिल जाते हैं, जिसे अपनी थोड़ी देर के लिए हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि अब जोसेफो के बंदे वहाँ तक पहुँच गए। भले ही रात होने को आ गई है, लेकिन जोसेफो के अंदर वो बदले की आग अभी भी चल रही है, बल्कि समय के साथ वो और बढ़ गई है। इधर ये लोग अब रात के अंधेरे में बाहर निकलने का सोचते हैं, लेकिन तभी जोसेफो के लोग इन पर धावा बोलते हैं, जिसमें इनका एक साथी के पैर में गोली लगती है। लेकिन जैसे तैसे करके ये उसे अंदर खींच लेते हैं। अब जोसेफो नहीं रुकने वाला, वो अपने साथ एक मशीन गन लेकर आया था, जिसे पूरी तरह से उस काटल पर वो एम करके गोलियां चलाता है। पर जब उसकी एमो खत्म हुई और रिलोड की बारी आई, तो इन्होंने फिर से वही प्लान बनाया। इसी का फायदा उठाकर उन पर उसी समय शूट करना शुरू कर दिया। तब जेम्स ने सोचा कि वो किसी भी तरह करके उस मशीन गन को उड़ा दे, जिसके लिए उसने उस पर बम फेंका, और वापस आते टाइम जोसेफो की नजर उस पर पड़ जाती है, जिसने उसके पैर पर शूट करके उसे घायल कर दिया। लेकिन सही समय पर जेम्स भागकर एक साइड आ गया, जहां काला भी थी, जो उसे कहती है कि चलो हमें दूसरी साइड पर चलना चाहिए। पर इतने में एक खुफिया रास्ते से जोसेफ के कुछ लोग काटल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, पर जेम्स को अब पता था कि उसके दोस्त उसे बचा नहीं सकते। उसने अपनी जान की कुर्बानी दी और काला से कहा कि उनके पास चली जाए। इतना कहती उसने उस खुफिया रास्ते को ग्रेनेड से उड़ा दिया, जिसमें उसकी जान भी चली गई। जब इस धमाके की आवाज को उसकी टीम मेंबर ने सुना तो फौरन उसके पास भागते हुए, लेकिन वहां जेम्स का कोई नामो निशान नहीं था। ये देख मैक्स तो गुस्से में आग बबूला हो गया और फौरन जोसेफो की ओर भागने लगा। उसकी टीम उसे कवर दे रही थी, और इसमें पोलो मारा भी जाता है, लेकिन अंत में इन्होंने सभी को खत्म कर दिया। बस बचा तो अकेला जोसेफो, जो खुद को सरेंडर करने की बात करने लगा। जो आर्मी ले गया था आज वो सरेंडर करने की बात कर रहा है। अब सभी की उंगलियां ट्रिगर पर थी, लेकिन मैक्स उन्हें रोकता है और फैसला करता है कि यह लड़ाई सिर्फ हाथों से होगी। काफी देर की हाथापाई के बाद जोसेफ अपना रंग दिखा देता है। उसने चाकू से हमला कर दिया, लेकिन मैक्स इन सब से डरने वाला नहीं है। उसने तो उसी चाकू को उसके पैर में घुसा दिया। इतनी आसानी से वो उसे मारने वाला नहीं है, क्योंकि सजा तो उसे कानून ही देगा। सभी अपने दोस्त पोलो के पास गए, इसने दम तोड़ दिया था। सुबह होने पर वहां पर हेलीकॉप्टर आता है जो सभी को रेस्क्यू कर लेता है। फिर आखिर में हमें वो फोटो दिखाई जाती है जो वेकेशन पर जाने से पहले की थी, जिसमें 5 टीम मेंबर थे, लेकिन अब सिर्फ 3 ही बचे हैं। और ये बात हमेशा मैक्स को अंदर से खाती रहेगी कि वो कैप्टन होकर भी खुद की टीम को बचा नहीं पाया। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।